हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ग्लाइड बम या स्टैंड ऑफ बम के बारे में देखेंगे। ग्लाइड बम या स्टैंड ऑफ बम एक स्टैंड ऑफ हथियार है जिसे उड़ान नियंत्रण सतह होती है, जो इसे बिना सतह वाले पारंपरिक बम की तुलना में अधिक सपाट ग्लाइडिंग उड़ान पथ प्रदान करती है। यह इसे लक्ष्य के ठीक ऊपर की बजाय उससे कुछ दूरी पर छोड़ने की अनुमति देता है, जिससे लक्ष्य के पास एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट को उजागर किए बिना एक सफल हमला करने की अनुमति मिलती है। ग्लाइड बम लागत के एक अंश पर क्रूज मिसाइलों के बराबर तरीके से वारहेड्स को सटीक रूप से वितरित कर सकते हैं। कभी कभी सरल गैर निर्देशित बमों पर उड़ान नियंत्रण स्थापित करके और वो अपने छोटे रडार हस्ताक्षरों और कम उड़ान समय के कारण सतहों से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के लिए अवरोधन करना मुश्किल होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ग्लाइड बम जैसे जर्मन फ्रिट्ज एक्स और हैंसेल HH-293 के रिमोट कंट्रोल सिस्टम के इस्तेमाल पर विडाउट है, जिसे नियंत्रित करने वाले विमान को बम को सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री के अग्नि के रूप में एक सटीक लक्ष्य पर निर्देशित करने की अनुमति मिली। आधुनिक प्रणालियों पर आमतौर पर स्वनिर्देशित एवं स्वचालित अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए GPS एवं लेजर डिजाइनर का उपयोग करती है। ग्लाइड बमबारी शब्द ग्लाइड बमों के उपयोग को संदर्भित नहीं करता, बल्कि उथले कोन गोता बमबारी की एक शैली को संदर्भित करता है। अक्टूबर 1914 में विल्हेम वान सीमेंस ने सीमेंस टॉर्पीडो ग्लाइडर के नाम से जाने जाने वाला सुझाव दिया, जो एक वार ग्लाइडेड फ्लाइंग मिसाइल थी, जिसमें अनिवार्य रूप से एक नौसेना टॉर्पीडो शामिल होता था, जिसमें संलग्न एयरफ्रेम होता था जो किसी लक्ष्य में उड़ान का इरादा नहीं बढ़ता था, बल्कि एक उपयुक्त ऊंचाई और स्थिति पर एक संकेत प्रेषित किया जाएगा, जिससे एयरफ्रेम घटक टॉर्पीडो से अलग हो जाएंगे, फिर पानी में प्रवेश करेगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। मार्गदर्शन संकेतों को एक पतले तांबे के तार के माध्यम से प्रेषित किया जाना था और नियंत्रण में मदद करने के लिए ग्लाइड फ्लोर को ले जाना था। सीमेंस सुकट वर्ग के पहले से ही रिमोट कंट्रोल वाली नावों FL बोट्स पर काम कर रहा था और इस क्षेत्र में उसे कुछ अनुभव था। जनवरी 1915 से डोनर नामक एक इंजीनियर की देखरेख में उड़ान परीक्षण किया गया, जिसमें वाहक के रूप में एयरशिप और विभिन्न प्रकार के बाईप्लेन और मोनोप्लेन ग्लाइडर एयरफ्रेम का उपयोग किया गया, जिसमें एक टारपीडो भी लगाया गया था। अंतिम परीक्षण उड़ान 8 फरवरी 1918 को की गई थी। सीमेंस सुकट 8वीं बमवर्षक को वाहक के यान के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन युद्ध विराम ने परियोजना को रोक दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन द्वारा एंटी शिपिंग हथियार के रूप में पहला ऑपरेशन ग्लाइड बम विकसित किया गया था। जहाज़ों पर हमला करना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। किसी भी गंभीर क्षति को करने के लिए सीधे हिट या बहुत नज़दीकी चूक की आवश्यकता होती है, और इस अवधि के जहाज जैसे छोटे लक्ष्यों को मारना मुश्किल था। पहले इस भूमिका में कुछ सफलता के साथ गोता लगाने वाले बम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उनकी सफलता का मुकाबला रॉयल नेवी ने जहाज़ों पर लगातार बढ़ते एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस द्वारा किया गया था, जिन पर वो हमला कर रहे थे। 1941 तक सटीक बमबारी पहले की तरह मुश्किल हो गई थी। साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट फायर से बचने की अतिरिक्त समस्या भी थी। जर्मन समाधान में रेडियो नियंत्रण मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए कई ग्लाइड बमों का विकास करना था। एक को ने था मानक बम के पीछे एक नियंत्रण पैकेज फिट करके बनाया गया था, जिसकी शुरुआत उनके 1400 किलोग्राम के कोच भेदी बम से हुई और रूहर्स्टल ST 1400 का निर्माण किया, जिसे आमतौर पर फ्रिट्ज X के रूप में जाना जाता है। इस हथियार को विशेष रूप से भारी क्रूजर और युद्धपोतों के डेक कवच को भेदने के लिए डिजाइन किया गया था। बम एमर ने बम को ऊंची ऊंचाई से गिरा दिया, जबकि विमान अभी भी जहाज के पास आ रहा था। इसके पीछे लगे स्पाइलर को कमांड भेजकर इसे लक्ष्य पर प्रभाव करने के लिए निर्देशित किया गया। ऐसा करना मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही बम लक्ष्य की ओर गिरा या लॉन्च विमान और पीछे गिर गया। अंत में इसे देखना मुश्किल हो गया। इसके अलावा बम को सही तरीके से निशाने लगाने में कठिनाइयाँ हुई। उतरने का कोण बदल गया था, और अगर बम को सटीक तरीके से निशाना नहीं लगाया गया था ताकि वो लक्ष्य को ठीक से ऊपर जा गिरे, तो समस्या ठीक करने के लिए बाद के चरणों में बहुत कम किया जा सकता है। फिर भी फ्रिट्ज X उसके उपयोग पर प्रशिक्षित चालक दल के साथ उपयोगी साबित हुआ। 8000 मीटर से प्रशिक्षण ड्रॉप में अनुभवी बम निशानेबाज आधे बमों को 15 मीटर के दायरे में और 90% को 30 मीटर के भीतर रख सकते थे। डिजाइन का काम 1939 की शुरुआत में शुरू हो गया था। मानक 500 किलोग्राम बमों पर लगाए गए मार्गदर्शन पैकेज के एक संस्करण का परीक्षण सितंबर 1940 में किया गया था। यह पाया गया कि बम जहाज के कोच को भेदने में असमर्थ था, इसलिए 1943 में सिस्टम को सेवा में आने से पहले कोच भेदी वारहेड फिट करने के लिए परिवर्तन किए गए।
मूल एआई मॉडल की एकमात्र ऐसा था जिसे किसी भी संख्या में उत्पादित किया गया था, लेकिन विकास में कस्टम कवच भेदी वारहेड के साथ बी मॉडल और शंक्वाकार वारहेड के साथ सी मॉडल शामिल थे, जिसे जहाज से पहले पानी में मारने और फिर पानी के नीचे जहाज को मारने के लिए पानी के नीचे थोड़ी दूरी तय करने के लिए डिजाइन किया गया था। HS-293 श्रृंखला के लिए मार्गदर्शन प्रणाली फ्रिट्ज एक्स परिचालन उपयोग 1943 में इटली के आत्मसमर्पण के बाद जर्मनी ने इतालवी युद्धपोत इतालिया को क्षतिग्रस्त कर दिया और रोमा को फ्रिट्ज एक्स बमों से डुबो दिया। यूएसए सवाना पर भी हमले किए गए, जिससे बहुत नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। HMS वास्पाइट को 3 फ्रिट्ज एक्स ने मारा था। हालांकि हताहतों की संख्या कम थी, लेकिन जहाज को मरम्मत के लिए माल्टा ले गया और 6 महीने तक युद्ध से बाहर रखा गया। क्रूजर USS फिलाडेल्फिया फ्रिट्ज एक्स बमों में कई बार नज़दीकी चुकने से बहुत मामूली तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लाइट क्रूजर HMS युगांडा भी मारा गया और परिणामस्वरूप 13 महीने तक युद्ध से बाहर रखा गया। एक अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त हथियार ने हैंसेल HS-293 था, जिसका पंख और एक रॉकेट मोटर शामिल था, जो बम को प्रक्षेपण विमान की कुछ दूरी पर जाने देता था। इस हथियार को कम बख्तरबंद लेकिन अधिक सुरक्षित लक्ष्यों को जैसे काफिलों के व्यापारियों या उनके आरक्षण वाले युद्धपोतों के खिलाफ उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। जब प्रक्षेपित किया गया, जिससे हथियार की गति बढ़ गई और इसे प्रक्षेपित करने वाले विमान के सामने ले जाया गया, जिस लक्ष्य के एक और निकट जाने से उड़ाया गया के समांतर फिसला बम एमर ने उड़ान को बाएं एवं दाएं समायोजित किया जब तक बम को लगभग सही समय पर गिराया गया, ताकि फिसलते समय ऊंचाई से बाहर ना निकल पाए। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्लाइड बम। आई होप आपको समझ में आई होगी। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।